आज के लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 11 का एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्क एनर्जी एंड पावर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 11 के पार्ट 1 का है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस फाइनल पेपर में या बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आज जो हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी पावर के अंदर, सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वर्क का बेसिक मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पावर। तो जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, और उसके बाद आज के लेक्चर में जो है बेसिकली हम लोग वर्क और एनर्जी सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले वर्क के बारे में देखेंगे कि वर्क का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। यानी कि हम कह सकते हैं व्हाट इज द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। बेसिकली वर्क होता क्या है, या वर्क का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोगों ने कैसे लाया, हाउ वी कैन फाइंड आउट वर्क एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है, और साथ ही साथ वर्क को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। उसके बाद एनर्जी के बारे में जो देखेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनर्जी मेनली दो काइंड के होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। वैसे तो बहुत टाइप के एनर्जी होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग दो ही प्रकार के एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। जिसमें हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ mv²। तो इस काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन को हम लोग ड्राइव कैसे करेंगे, वाया एनालिटिकल मेथड भी देखेंगे और साथ ही साथ वाया कैलकुलस मेथड भी देखेंगे। उसके बाद जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा P = √2mk होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम लोग ड्राइव करके देखेंगे, क्योंकि इस रिलेशन के ऊपर काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन में भी और आपके बोर्ड में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसको भी देखने वाले हैं, और साथ ही साथ जो 100% सीबीएसई में 2 मार्क का गारंटेड क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स एज वेल एज वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। तो आज के लेक्चर में इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना करे। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले, जैसा कि मैंने बता रखा हूं, तो हम लोग सबसे पहले वर्क के बारे में देखते हैं। लेट्स वी कैन कंटिन्यू। वर्क क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ वर्क। तो देखिए, वर्क को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो अगर वो बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब वो बॉडी डिस्प्लेस होता है, तो हम कहते हैं वर्क डन विल टेक्स प्लेस। तो इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे देखेंगे, चलिए हम लोग स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर सबसे पहले हम लोग आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्क के बारे में। तो वर्क डेफिनेशन हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। वर्क क्या होता है, तो whenever force acts on a body, whenever force acts on a body and the body moves in the direction of मैंने क्या लिखा, look at it out the board, whenever force acts on a body and the body moves in the direction of force, body moves in the direction of force, then work done will takes place। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल चीज लिखा है कि whenever force acts on a body and the body moves in the direction of force, then work done will takes place। इसको हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के जरिए कैसे देख सकते हैं, तो यहां पे आप देखिए, और इसके ऊपर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो दिस फोर्स विल गिव यू द रिजल्टेंट फोर्स। कोई भी फोर्स जब आप किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करते
किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हो तो ऑलवेज यू आर अप्लाइंग द रिजल्टेंट फोर्स। और जो भी रिजल्टेंट फोर्स होता है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी रिजल्टेंट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज एफ, और ये कितना डिग्री पे एक्ट हो रहा है, थीटा डिग्री पे एक्ट हो रहा है। दैट मींस ये कहीं ना कहीं कितना डिग्री पे एक्ट हो रहा है, थीटा। तो जस्ट हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसा कि हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये मान के चलिए कुछ समय के बाद ये बॉडी कहाँ पे आ गया, इस फोर्स के कारण यहाँ पे आ गया। तो जस्ट यू लुक एट इट आउट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने मान लिया s डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास s क्या है, ये s हमारे पास कहीं ना कहीं किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे था, कुछ समय के बाद टी टाइम के बाद यही बॉडी कहां पे आ गया, यहां, बाय द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये कहीं ना कहीं हमारे पास कौन सा फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है। और इस रिजल्टेंट के ऑब्वियसली दो कंपोनेंट है। अगर मैं इसके बारे में बात कहूं तो क्या लिख सकता हूं, एफ कॉस थीटा, और इसके बारे में देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ साइन थीटा। तो ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट हो गया। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, जो ये रिजल्टेंट फोर्स है इसके दो कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट VC का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट जो कि हो गया हमारे पास एफ साइन थीटा, और HC का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा। क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। लुक एट इट आउट द बोर्ड, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है। जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो ऑलवेज यू आर अप्लाइंग द रिजल्टेंट फोर्स। उस रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट है, क्योंकि आप जब भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो पार्टिकुलर एक थीटा पे एंगल पे एक्ट करते हो। तो इस रिजल्टेंट फोर्स के दो कंपोनेंट, दिस इज देयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ये हमारा HC है, और ये हमारे पास कौन सा फोर्स है, VC, दैट मींस वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास f cos थीटा आ गया, और वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या आ गया, f sin थीटा। तो बॉडी यहाँ पे डिस्प्लेस किया, अरे पॉइंट और नॉट, तो दोनों बॉडी पहले यहाँ पे था और t टाइम के बाद बॉडी यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो गया, s। तो वर्क डन का जो हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए डायग्राम हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बॉडी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ displacement into work done is equal to what happened, component of force in the direction of displacement। तो in the direction of displacement हमारे पास component of force क्या आ गया, f cos थीटा। कौन सा component आ गया, f cos थीटा into displacement। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए इस चीज को ध्यान से देखिएगा, मैंने बस आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है बॉडी, उस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है उसको कंसीडर करेंगे मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू क्या है हमारे पास कंपोनेंट, f cos थीटा इनटू हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, s, जो कि हमने देखा डायग्राम में। दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, fs cos थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया,
रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन किसका आ गया, वर्क का, एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए समझने वाला बात है कि हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। W इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब जैसा कि मैंने बताया था, जब आपने मोशन इन ए प्लेन पढ़ा होगा या वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वेक्टर के दो प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप लोगों ने वहां पे देखा होगा कि अगर वेक्टर ए डॉट बी है तो इसको हम लोग ओपन करते हैं तो ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। यहीं पे अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है तो इसको ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए बी साइन थीटा। तो ये जो है ये हमारे को क्या देता है, डॉट प्रोडक्ट, और ये हमें क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा जो cos थीटा होता है, अगर मैंने ए बी cos थीटा लिखा हुआ है तब इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली W इज इक्वल टू अगर एफ एस cos थीटा लिखा हुआ है तो हम इसको इजीली W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो पहला चीज जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही कहा कि वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि ये कोई भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फुलफिल भी नहीं करता है, और इसको हम लोग नॉर्मली लीनियर मेथड के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे वेक्टर लॉ के जरिए इसको ऐड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फुलफिल करता ही नहीं है। तो इसको हम लोग इजीली ऐड कर सकते हैं, लिनियरली ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल जैसे हम लोग 1 + 2 करते हैं। तो और ये डॉट प्रोडक्ट है तो दैट्स व्हाई हम वर्क डन को क्या लेके चलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट लेके चलते हैं। हम वर्क डन को कभी भी वेक्टर प्रोडक्ट नहीं कह सकते हैं। उसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है नेचर ऑफ वर्क डन। हम लोग चेक करते हैं कि वर्क डन किस केस में पॉजिटिव होगा, वर्क डन कब नेगेटिव हो जाएगा और वर्क डन कब 0 हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन बहुत ही सिंपल है, हम इसको 3 केस के जरिए देखते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा। केस फर्स्ट, अगर कोई बॉडी, सपोज करते हैं हम, अगर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं when the body displaces in the direction of applied force। तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई ये बॉडी है, हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी भी इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो W इज इक्वल टू ऑलरेडी आप जानते हैं एफ एस कॉस थीटा, तो दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री, जो कि हमारे पास W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली एफ एस। इस केस में वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, W का वैल्यू हमारे पास किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर डिस्प्लेस होता है, मूव करता है, तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अब देखते हैं केस नंबर 2। केस 2 हमारे को कहता है कि अगर किसी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी अगर उसके ठीक अपोजिट डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि हम सिंपली लिख सकते हैं कि when the body displaced in the opposite direction of the applied force। बहुत ही सिंपल है, दैट मींस अगर मैं मानता हूं कि बॉडी पे फोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन बॉडी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, एफ, तो कहीं ना कहीं यानी कि इसके बीच का थीटा कितना डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे एंटी पैरेलल का केस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंटी पैरेलल का केस आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा केस था हमारे पास,
पैरेलल का केस था। बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा केस था? पैरेलल पे था। लेकिन यहाँ पे क्या है? एंटी पैरेलल का केस। क्योंकि अगर फोर्स मान के चलिए राइट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो बॉडी डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में हो रहा है? लेफ्ट में। यानी कि जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, बॉडी ठीक उसके अपोजिट डिस्प्लेस हो रहा है। तो F और S दोनों एक दूसरे का एंटी पैरेलल है। तो दैट्स व्हाई थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। और हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू हमारे पास Fs cos 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो इस केस में W जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? -Fs। यानी कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि जिस भी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, अगर बॉडी उसके ठीक अपोजिट डिस्प्लेस होगा तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और तीसरा केस बहुत ही सिंपल है और आसान है, मैं यहीं पे लिख देता हूं। केस थर्ड बहुत ही सिंपल। यानी कि एक तरह से आप सोचिए कि ये बॉडी है, इस पे अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि ठीक परपेंडिकुलर हो रहा है, तो थीटा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है और डिस्प्लेसमेंट ठीक उसके परपेंडिकुलरली हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं F वेक्टर, F इज परपेंडिकुलर ऑन S। यानी कि F और S आपस में एक दूसरे का क्या है? परपेंडिकुलर। जो भी अप्लाइड फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट ठीक उसके परपेंडिकुलरली हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थीटा हमारे पास कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। और उस केस में W बराबर हम लोग जानते हैं Fs cos 90, तो दिस इंप्लाइज W बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। यानी कि इस केस में वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। आप लोग ध्यान से इस चीज को देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है कि जो भी अप्लाइड फोर्स है, अगर डिस्प्लेसमेंट उसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली हो रहा है, कोई बॉडी अगर हम मान के चलिए फोर्स इस डायरेक्शन में ले रहे हैं और बॉडी ठीक इसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं F और S के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो उस केस में जो वर्क डन है वो हमारे पास कितना डिग्री हो जाएगा? थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 90। तो W इज इक्वल टू Fs cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। तो बहुत ही सिंपल, वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव, और वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द नेचर ऑफ वर्क डन, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज ऑन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी कि कभी भी नेचर ऑफ वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ वर्क डन इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि जिस भी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे हो रहा है। दैट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, या हम कह सकते हैं दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अप्लाइड फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे ही हम नेचर ऑफ वर्क डन को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला टॉपिक जो हम लोग देखते हैं, अब देखिए इसी में आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स में क्या होता है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर, ये सब तो हमने देखा कि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब वेरिएबल फोर्स होगा तो वर्क डन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बड़ा सिंपल सी बात है। देखिए इसको न्यूमेरिकल के जरिए बहुत अच्छे से समझा सकता है। या हम कह सकते हैं कि जैसे हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कुछ आफ्टर टी टाइम के बाद, यानी कि सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम अपने फोर्स को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से जैसे जैसे फोर्स को चेंज करेंगे वैसे वैसे जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट का जो पाथ होगा वो भी चेंज होता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ ओरिएंटेड क्वेश्चंस होता है, ग्राफ जैसे आपने देखा होगा ग्राफ टाइप का जो क्वेश्चंस होता है, ये सब इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स होता है। वहां पे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। या फिर देखिएगा कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन होगा वो आपको दिया हुआ रहेगा, और दिया रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट हम कहां से कहां कर रहे हैं? x इज इक्वल टू इतना से x इज इक्वल टू इतना पे। ये हम न्यूमेरिकल के जरिए आपको बहुत अच्छे से समझेंगे, समझा करके क्लियर कर देंगे। तो जो ग्राफ ओरिएंटेड डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो सब वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग देखेंगे। तो वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स जो है वो न्यूमेरिकल के जरिए बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। तो हम लोग इसको प्रॉब्लम के जरिए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग एनर्जी के बारे में देखने का कोशिश करते हैं। तो एनर्जी के बारे में हम लोग देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल चीज है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। देखिए एनर्जी के बारे में थोड़ा सा हम थेसिस दे देते हैं। एनर्जी का बेसिक मीनिंग क्या होता है
कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क। सपोज करते हैं आप कोई भी खाना खाते हैं, तो खाना के बाद आपको क्या मिलता है? ऐसा क्या होता है कि खाना खाने के बाद आपके पास काम करने की अपने आप देखते हो कुछ ना कुछ आपको मिलता है। दैट मींस यू आर गेटिंग द एनर्जी एंड देन ओनली यू हैविंग टेंडेंसी टू डू एनीथिंग। जैसे आप 2-3 दिन से खाना नहीं खाए, आप भूखे, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, लेकिन आप खाना खाते हो, थोड़ी देर के बाद आपको क्या आता है, अंदर से एनर्जी आने लगता है। दैट मींस आपको ऐसा फील होता है कि यस आई एम हैविंग एबिलिटी टू डू दिस। यानी कि जैसे आप पहले चल नहीं सकते थे, लेकिन खाना खाने के बाद थोड़ी देर के बाद आपके पास चलने की ताकत आ जाती है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी को हम कह सकते हैं एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि हिंदी में हम इसको कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कह देते हैं, ऊर्जा कह देते हैं। तो जो एनर्जी होता है इसके वेरियस फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने समझा। देखिए हम इसको लाइव एग्जांपल के जरिए भी समझा सकते हैं कि जैसे अगर आप डैम देखते हैं, तो डैम में बहुत छोटे छोटे नदी नाले से हर जगह से पानी क्या होता है, इकट्ठा होता है। नदी से भी आते हैं, नाले से भी आते हैं, बारिश का भी पानी होता है। तो ये सबको हम लोग क्या करते हैं, एक रिजर्वायर बहुत बड़ा बनाए हुए रहते हैं, यानी कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे हम पानी को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो जो पानी इकट्ठा हो गया वहां पे देखिएगा पानी के अंदर बहुत कम मूवमेंट आएगा, बिल्कुल स्टिल वाटर होता है। तो कहीं ना कहीं दैट वाटर हैविंग व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब उसी वाटर को सर्टेन हाइट से फॉल कराते हो तो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, यानी कि आपने देखा कि सिंपल सी बात मैं कहता हूं, जैसे हमारे पास डैम है, तो डैम के अंदर जो भी वाटर है, जो भी वाटर है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दे हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे हम इसको एक सर्टेन हाइट से फॉल कराते हैं तो यही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये टरबाइन के ऊपर फॉल करता है तो टरबाइन क्या होता है, रोटेट करने लगता है। दैट मींस जब ये पानी एक सर्टेन हाइट से गिरता है तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और जहां पे पानी गिरता है वहीं पे हम क्या लगा देते हैं, टरबाइन। तो जिस डायरेक्शन में पानी जाता है उस डायरेक्शन में टरबाइन क्या होता है, रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। तो कहीं ना कहीं बाय द इफेक्ट ऑफ दिस टरबाइन, यानी कि जो ये टरबाइन होता है इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में। और फाइनली बाय डायनेमो, जो डायनेमो होता है ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जब इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंचता है तो आप उसको वेरियस फॉर्म, जैसे आपने टीवी चला दिया, बाजा बजा दिया, साउंड एनर्जी, लाइट जला दिया, लाइट एनर्जी, टीवी चला दिया, पिक्चर एनर्जी, पंखा चला दिया, विंड एनर्जी, हीटर चला दिया, हीट एनर्जी। दैट मींस जब आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है तो आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रिसिटी को आप कितने फॉर्म में अपने घर में क्या करते हो, यूज करते हो। तो दैट्स व्हाई एनर्जी को समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बट प्रैक्टिकली जो हम लोग समझेंगे वो एनर्जी का दो ही केस हम लोग स्टडी करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो चलिए हम इन सारी चीजों को देखते हैं। ये तो हमने एनर्जी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि आपको एनर्जी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए तो एनर्जी क्या होता है हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। एनर्जी एनर्जी बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहली चीज को हम लोग कह देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसका फॉर्मूला हम लोग जो Pe इज इक्वल टू लिखते हैं वो क्या लिख देते हैं, mgh। एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, या एनर्जी एट अ सर्टेन हाइट इज कॉल्ड एज, हम ये भी बहुत तरह से लिख सकते हैं, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ बॉडी, यानी कि कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। या हम इसी को लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट सर्टेन हाइट। बहुत ही सिंपल चीज है, यानी कि हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक मीनिंग क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं mgh, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। या हम ये भी कह सकते हैं एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट सर्टेन हाइट, जब किसी बॉडी का एक सर्टेन हाइट पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग देखते हैं।
एनर्जी, तो जिसका फॉर्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, हाफ mv²। तो प्रैक्टिकली एक वर्ड में अगर हम इसको कहना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी पोजेड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है बाय द इफेक्ट ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देता है यानी कि बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, then the energy associated with that body is called as kinetic energy। तो हमने ऑलरेडी आपको बताया एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, तो हम इसको लिख भी देते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी, या हम कह सकते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी by virtue of its motion, यानी कि मोशन के कारण हमने क्या लिखा है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, सच काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए इसी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे। एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी पता है, हाफ mv² होता है, लेकिन इस काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है हाफ mv², इसको हम कैसे कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो दो मेथड होता है, एनालिटिकल और कैलकुलस मेथड, दोनों के जरिए हम लोग देखते हैं। हालांकि देखिए इट इज नॉट सो मच नेसेसरी, बट जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। कहीं पे भी आप कहीं भी देखिए, जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो अगर आपको डेरिवेशन अच्छे से पता होगा तो आप प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हो और आप कहीं पे फंसोगे नहीं। दैट मींस बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। तो डेरिवेशन ही एक्चुअली आपको क्या देता है, कॉन्सेप्ट देता है। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी का हम लोग एक्सप्रेशन जो है वो दो मेथड के जरिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। सबसे पहले यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग किस मेथड के जरिए देखेंगे, एनालिटिकल मेथड के जरिए देखेंगे। और यहाँ पे साथ ही साथ देखते हैं हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय एनालिटिकल मेथड और एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। चलिए कैसे इसको ड्राइव करेंगे, तो आप जैसा कि जानते हैं हम लोग लिख सकते हैं WKT। WKT का मतलब क्या होता है, वी नो दैट। तो ऑलरेडी हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, V is equal to U plus AT and S is equal to UT plus half AT square और V square is equal to U square plus 2AS। और ये जो काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये वैलिड तब है जब हमारा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। चलिए तो हम लोग सबसे जो एक्सप्रेशन को लेते हैं जो काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है उसमें से इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कंसीडर करते हैं। V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, U स्क्वायर प्लस 2AS। क्यों, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं हाफ mv स्क्वायर होता है। दैट्स व्हाई हमने इस टर्म को, इस काइनेमेटिक इक्वेशन को हमने क्या किया, कंसीडर किया। तो इस चीज को देखिए हम लोग लेते हैं, दिस इंप्लाइज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट हियर 2S। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज समझने वाली बात है कि बॉडी कोई भी जब चलना स्टार्ट करेगा तो कहां से चलना स्टार्ट करेगा, रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगा। और आफ्टर टाइम t जब वो एक सर्टेन कहीं पे भी रीच करेगा तो दे हैविंग व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, दे हैविंग फाइनल वेलोसिटी। दैट मींस जब वो बॉडी जस्ट बिगिन टू स्टार्ट हुआ था तो फ्रॉम रेस्ट, तो दैट्स व्हाई देयर इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज 0। तो यहां पे हम लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2S। इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस U इज इक्वल टू 0। दैट मींस बॉडी कहां से चलना स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट हुआ तो उसका इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा,
इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां से हम एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू एस। इसमें कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया वी स्क्वायर अपॉन में 2s। अब हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसी को हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, क्योंकि इसने बेसिकली किसका कॉन्सेप्ट दिया, फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया। और जानते हैं कि फोर्स के बिना कुछ भी चीज संभव नहीं है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग को दिखने में आई होप दिक्कत होगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, m इंटू एक्सेलरेशन। तो m इंटू एक्सेलरेशन की जगह अभी तुरंत हमने देखा था, एक्सेलरेशन की जगह क्या हमने फाइंड आउट किया था, v स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू s। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 s इंटू mv स्क्वायर, ये आया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क डन है हमारे पास W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया, 1/2s mv स्क्वायर इनटू s। तो ये s और ये s कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1/2 mv स्क्वायर। थोड़ा सा हम इसको रब कर देते हैं। तो ये जो W इज इक्वल टू mv स्क्वायर आया, यही हमारा क्या है, दिस वर्क डन विद द काइनेटिक एनर्जी। सो W इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, हाफ mv स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए। तो वर्क डन इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ काइनेटिक एनर्जी, तो W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। चलिए अब इसी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग कैलकुलस मेथड के जरिए कैसे देखेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, F इज इक्वल टू m, इसको क्या लिख सकते हैं, dv/dt। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए फिजिक्स का ये रूल होता है कि कभी भी कोई भी चीज आप फाइंड आउट करते हैं तो पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के चलते फाइंड आउट कीजिए, मतलब स्मॉल के चलते फाइंड आउट करिए, फिर इंटीग्रेट करके आपको जहां से जहां तक का निकालना है, यानी कि टोटल वैल्यू के लिए आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। लेकिन इंटीग्रेशन के लिए तो आपको यानी कि स्मॉल वैल्यू के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, m dv/dt। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ a small work done will be, यानी कि अगर आपको dw फाइंड आउट करना होगा तो f इंटू क्या लिखना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, f इंटू क्या लिखना पड़ेगा, ds। तो दिस इंप्लाइज dw हमें कैसे निकलेगा, f का वैल्यू हमारे पास क्या है, m dv/dt इंटू ds। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल मैंने लिखा F इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन को तो आप लोग जानते हो, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सेलरेशन। तो dw हमारे पास क्या आ गया, m dv/dt।
जो कि हमारे पास क्या है, F का एक्सप्रेशन mdv/dt है और F into ds है, तो क्योंकि स्मॉल dw तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के चलते ही तो स्मॉल वर्क डन होगा। तो दिस इंप्लाइज dw जो आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा, वो कैसे फाइंड आउट करिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, देखिए mdv into ds/dt भी लिख सकते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसी एक्सप्रेशन को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, m vdv, क्यों, क्योंकि सिंस ds/dt जो है वो मुझे क्या देगा, v देगा, क्योंकि dx/dt क्या होता है, v, तो ds/dt दैट विल गिव यू वेलोसिटी। हम इसी को अरेंज करके लिख दिए mvdv, यानी कि जो dw आया हमारे पास वो क्या आ गया एक्सप्रेशन mvdv। इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखिएगा। अब फर्दर हम इसको क्या करेंगे, लिमिट लेकर के इंटीग्रेट कर देंगे, देन वी आर गेटिंग द टोटल वैल्यू, हम तो यहां पे लिख सकते हैं, सो फॉर गेटिंग द टोटल वर्क डन फ्रॉम v is equal to 0 to v, यानी कि जो हम लोग एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, सो फॉर गेटिंग द टोटल वर्क डन फ्रॉम v is equal to 0 to v, दैट मींस कहीं ना कहीं जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, एनर्जी को इंक्रीज कहां से कहां कर रहे हैं, रेस्ट से कोई बॉडी चला तो एक सर्टेन वेलोसिटी को अटेंड करेगा, तो जब कोई बॉडी रेस्ट में था तो रेस्ट से एक मोशन में आने के बाद दैट मींस v वेलोसिटी को अटेंड करने के लिए उसे हमें कितना एनर्जी को क्या करना पड़ा, देना पड़ा, कितना एनर्जी इंक्रीज करना पड़ा, दैट विल गिव यू द टोटल वर्क डन, दैट मींस वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, दैट मींस कोई बॉडी रेस्ट में था, यानी कि हमें किसी के एनर्जी को इंक्रीज कहां से कहां तक करना पड़ा, तो रेस्ट में था तो जीरो से हमें उसके एनर्जी को कहां पे लाना पड़ा, v वेलोसिटी तक लाने के लिए हमें कितना वर्क डन की रिक्वायरमेंट पर, दैट मींस एनर्जी हमें कितना इंक्रीज करना पड़ा। तो इंटीग्रेशन ऑफ हमें क्या होगा, dw, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से v, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा mv dv, बहुत ही सिंपल, dw का इंटीग्रेशन, क्योंकि आप जानते हो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो सिंपल dw का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा w, m कांस्टेंट है बाहर लाइए, लिमिट 0 से v, हमारे पास क्या आ गया v dv, जिसका इंटीग्रेशन करेंगे m, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा v dv का इंटीग्रेशन v²/2, लिमिट हमारे पास कितना है 0 से v, क्यों हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है, x पे पावर n+1 अपॉन में n+1, यानी कि हम यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं, आपको यहीं पे मैं लिख देता हूँ, चलिए खिचड़ी पक जाएगा, थोड़ा इस चीज को ध्यान रखिए, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई होप आपको यहाँ पे समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है हमारे पास x, और इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n dx का फॉर्मूला हो जाता है x पे पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये इंटीग्रेशन का मेन फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है हमारे पास v dv, तो v पे पावर नहीं कुछ तो 1 है, तो v पे पावर 1+1 यानी कि v² अपॉन में 1+1, तो v² बाय कितना हो जाएगा 2, तो दिस इंप्लाइज w इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं m, v के जगह अपर लिमिट डालेंगे तो v²/2 माइनस v के जगह लोअर लिमिट डालेंगे 0 के स्क्वायर, 0/2 क्या आ जाएगा 0, तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा mv²/2, दैट मींस w इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास हाफ mv², तो यही वर्क डन हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस दिस वर्क डन बी द काइनेटिक एनर्जी, तो जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया वो हमारे पास क्या आ गया हाफ mv²। आई होप इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही चीज है, हमने यहाँ पे वाया कैलकुलस मेथड के जरिए हमने इस चीज को क्या किया ड्राइव कर दिया, ताकि यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, और कोई विशेष बात नहीं है, कोई इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इट इज मोर इंपॉर्टेंट।
चलिए, तो अगला जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस डेरिवेशन को अभी हम करने के लिए जा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो जो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, 100% ये इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई यहाँ पे गारंटेड जो है वो अराउंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन के ऊपर 100% सीबीएसई 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, यानी कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हमें क्या देखना है, रिलेशन। टॉपिक को देखिए, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। बहुत ही सिंपल चीज है, हम लोग सीधे लिखते हैं, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, हाफ mv² और एंड p इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, mv। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख देता हूं आपको, एंड p इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, mv। तो आप यहां पे देखिए, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² है, p इज इक्वल टू क्या होता है, mv। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए mv इंटू, या सॉरी mv² है इंटू m अपॉन में mv लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट आल्सो। अगर यहां से m से m को हम कैंसिल कर दे तो एक्सप्रेशन तो यही है, बट इसी एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्मेट में क्यों दिया, क्योंकि लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू हमारे पास mv है, तो यहाँ पे mv² है, अगर हम m बाय m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m² v² अपॉन में m आ जाएगा, तो जहां पे m² v² होगा वहां पे हम p पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, p², क्योंकि p इज इक्वल टू mv है, दैट्स व्हाई हमने ऐसा किया। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, कहीं ना कहीं क्या आ गया, kf माइनस ki इज इक्वल टू w, यानी कि हम लिख सकते हैं डेल्टा k इज इक्वल टू w। देखिए अब यहाँ पे कितने लोग देते हैं, f into s दैट इज गिव यू वर्क डन, अगर हम यहीं पे f into डेल्टा s लगा देंगे तो डेल्टा w हो जाएगा, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल गिव यू द चेंज इन वर्क, यानी कि kf minus ki will give you the work done। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। अगर आपको पेपर में आए कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स, देन यू हैव टू ड्राइव दिस एक्सप्रेशन इन दिस वे, तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि kf minus ki is equal to क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन। अब इसी एक्सप्रेशन को देखेंगे किसके लिए, इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, यानी कि जब हमारा फोर्स वेरिएबल होगा, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% मैंने पहले ही बता दिया, 2 मार्क्स सीबीएसई में पूछा ही जाता है ये। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, डब्ल्यू थ्योरम का मतलब क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये अंडरस्टूड है, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। देखिए बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हेन फोर्स हमारे पास क्या होना चाहिए, वेरिएबल, देन वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, वी नो दैट F इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ma, तो दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, m इंटू dv बाय dt, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बाय यूजिंग चेन रूल हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू m dv बाय, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, dv बाई ds इंटू ds बाई dt भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। तो दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एम डीवी बाई डी एस, एम डीवी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी हमारे पास क्या होगा v, क्योंकि आप जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है dx बाय dt, बहुत ही सिंपल चीज है। तो ds बाय dt या dx बाय dt एक ही चीज हुआ इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं f m dv बाय ds, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो f इंटू ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m v dv। आई होप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं है तो हम रब कर देते हैं यहाँ पे। फाइनल एक्सप्रेशन केवल इसको ध्यान रखिए। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया दिस इंप्लाइज क्या आ गया एफ डी एस इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास एम वी डी वी। अब हम इसको रब कर देते हैं, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो ऊपर हमने लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, रिलेशन हमारे पास आ गया f into ds that will give you what will that will give you। तो हम अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड हम यहां पे लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, लिमिट लेकर के हम दोनों साइड क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो ds है, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होगा, कोई बॉडी कहां से चलना स्टार्ट किया था, रेस्ट से चलना स्टार्ट किया था ये इनिशियल से। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 टू s, इसमें कोई दिक्कत। और वेलोसिटी हमारे पास कहां से कहां आ जाएगा u से v, अरे इनिशियल से ही तो फाइनल। तो ऑटोमेटिकली दिस इंप्लाइज f को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ds, 0 से हमारे पास क्या हो जाएगा s, यहां पे m को बाहर निकालेंगे v dv, लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा u से v। तो दिस इंप्लाइज f ds का इंटीग्रेशन हमारे पास s आ जाएगा 0 से s, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या आप इसको एक चीज और भी कह सकते हैं, देखिए कितने लोग f इंटू डेल्टा एस भी लिख सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है, अगर मैं चाहूं तो s1 से s2 भी कर सकता हूं। तो आई होप वो ज्यादा बेटर रहेगा, हम आपको लिख ही देता हूं, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। लिमिट हम कहां से कहां ले लेते हैं s1 से s2, अरे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन। तो s2 हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं s1, s1 से हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे s2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। m v dv का इंटीग्रेशन सीधे v स्क्वायर बाय 2, लिमिट हमारे पास कहां से कहां चला जाएगा u से v। तो दिस इंप्लाइज f, यहाँ पे s के जगह पर लिमिट क्या हो जाएगा s2 माइनस s1, यहाँ पे m v के जगह पर लिमिट डाल देंगे v स्क्वायर बाय 2 माइनस v के जगह लोअर लिमिट क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो f इंटू हम क्या लिख सकते हैं s2 माइनस s1, ये जो टर्म है ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली दैट मींस कहीं ना कहीं जो s2 माइनस s1 होगा वो हमें क्या देगा डेल्टा s, s2 माइनस s1 विल गिव यू डेल्टा s। सो f इंटू डेल्टा s यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं f इंटू डेल्टा s, f इंटू s विल गिव यू द वर्क डन। तो ऑलरेडी मैंने बताया था f इंटू डेल्टा s गिव यू द डेल्टा w, यहाँ पे क्या आ जाएगा kf माइनस ki। तो यही तो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस डेल्टा w इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया kf माइनस ki, यानी कि डेल्टा w इज इक्वल टू डेल्टा k। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। अगर आप इस तरह से सिस्टमैटिकली ड्राइव कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और जो सीबीएसई का सब्जेक्टिव पेपर होता है 11th क्लास का, तो उसमें गारंटेड वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स तो 100% आता ही आता है और 2 मार्क्स में। तो बहुत ही इजी है, सिंपल डेरिवेशन है, कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल या क्रिटिकल नहीं है, इजीली आप इस चीज को ड्राइव कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और फर्दर अगर कोई भी समझने में दिक्कत हो तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके एज सून एज पॉसिबल आपको नोटिफाई करूं। तो अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स या ग्रुप सर्कल में क्या कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो जल्दी से जल्दी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आपका कोई भी लेक्चर
मिस ना हो, और आपको बहुत अच्छे से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि हम कोई भी चीज़ को पीडीएफ या इन सारे फॉर्मेट में नहीं दे रहे हैं। जो भी चीज़ है वो रिटन, और जो भी हम लाइव यहाँ पे एकदम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, डायरेक्ट हम लिख करके आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।